नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम का। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। दिस थ्योरम एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है ना वेक्टर फील्ड का, और जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड होता है, उसके बीच में आप क्या रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, तो क्या बताएंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड और सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड में आपका रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका सरफेस इंटीग्रल है ना, उसको हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो गोज डायरेक्शन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो आप दोनों डिफरेंस बता सकते हैं। ये स्टोक थ्योरम तो क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करती है, और गोज थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड टेकन अराउंड क्लोज पाथ और लूप इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड टेकन ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। तो यही बताया इसने, जो आपका किसी वेक्टर फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है ना किसी भी क्लोज लूप में, वो आपका क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है ना किसी भी नॉर्मल कंपोनेंट का कर्ल ऑफ दैट कंपोनेंट, उसके इक्वल होता है। ठीक है, मैथमेटिकल हो गया हमारा। ये क्या सरफेस इंटीग्रल है किसी वेक्टर फील्ड ए का, किसके इक्वल है, आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टोक थ्योरम की स्टेटमेंट। अब इसका हमारे पास क्या है, प्रूफ है। तो इसका हम प्रूफ करेंगे, तो आपको कंप्लीट करना है। तो प्रूफ के लिए हमने क्या कर दिया, कंसिडर एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय क्लोज लूप और पाथ सी एंड प्लेस इन ए वेक्टर फील्ड ए। तो हमने क्या मान लिया, कंसिडर कर लिया ओपन सरफेस बाउंडेड, जो आपका ये है ना ओपन सरफेस बाउंडेड कर लिया, आपने कंसिडर कर लिया बाय द क्लोज लूप और पाथ सी, और क्या कर दिया, एक वेक्टर फील्ड में हमने टेक दिया। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने, एक ओपन सरफेस कंसिडर कर लिया, और वो क्या कर दिया, वेक्टर फील्ड ए में हमने टेक दिया। डिवाइड द सरफेस इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज DS1 DS2 DS3 अप टू DSN बाउंडेड बाय कर्व C1 C2 अप टू CN। तो जो आपका ओपन सरफेस था क्लोज लूप में, इसको हमने क्या करा, बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। तो ये बहुत सारे एलिमेंट डिवाइड कर रखा ना आपने, DS1 DS2 DS3 अप टू N तक, और C आपका क्या है, कर्व है, तो हमारा C1 C2 CN अप टू कर्व हो गए। ठीक है, ये इसके बाद क्या कर दिया हमने, कंसिडर वन सच एलिमेंट, इसके बाद हमने एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है, और वो एलिमेंट मान लिया हमने ith मान लिया, और उसकी कर्व बाउंड्री हमारे पास क्या है, CI है, और वेक्टर एरिया हमारे पास क्या है, n∠DSI है। ठीक है, n∠ हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, जो अपना DSI के नॉर्मल में है, हो गया ये। इसके बाद देखो हमने क्या किया, एज द कर्ल ऑफ वेक्टर एट एनी पॉइंट इन द वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया टेकन अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्मॉल एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो देखो इसमें हमने क्या कर लिया, जो कर्ल है ना किसी वेक्टर फील्ड का, कर्ल ऑफ वेक्टर का, वो आपके किसके इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, हो गया आपका, जो कर्ल है ना वेक्टर का, वो किसके इक्वल होगा, आपका किसी भी लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बताया इसने, द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए अराउंड द बाउंड्री ऑफ एलिमेंटल एरिया DS इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल ए। हो गया ये, एंड द एलिमेंटल एरिया DS, तो कर्ल ए DS हो गया। तो आपका ये देखो, किसी वेक्टर फील्ड का क्या है, लाइन इंटीग्रल है ना, वो किसके इक्वल होगा, कर्ल ए और DS के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इसने यही बताया इसमें। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एज द कर्ल ऑफ वेक्टर एट एनी पॉइंट इन द वेक्टर फील्ड, जो कर्ल है ना किसी वेक्टर फील्ड का, वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया टेकन अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्मॉल एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो हमारा किसके इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, ये लिख रखा है इसने। इसके बाद क्या बताया इसने, देयरफॉर
लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए अराउंड द बाउंड्री ऑफ एन एलिमेंटल एरिया डी एस किसके इक्वल आपका प्रोडक्ट और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ करल ए के प्रोडक्ट और एलिमेंटल एरिया डी एस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बताया इसमें सिंपली किसी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा करल ए और उसके डी एस एरिया के इक्वल। ठीक है, हो गया ये। करल ए को हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए लिख सकते हैं। करल आपका ये होता है एन कैप डी एस। एन कैप क्या आपका यूनिट वेक्टर है डी एस के नॉर्मल में। हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो फाई आपका क्या डिनोट करता है कि आपका लाइन इंटीग्रल है क्लोज बाउंड्री ऑफ द एलिमेंटल एरिया डी एस में। मतलब क्या फाई का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, आपका लाइन इंटीग्रल क्या है, क्लोज लूप में है, मतलब क्लोज बाउंड्री में। ठीक है, द सेम रिलेशन होल्ड गुड फॉर सच एलिमेंटल एरिया इन द कंसिडरेशन। तो ये सेम रिलेशन हमारा हर एक एलिमेंट के लिए लागू होगा। देयर फॉर एडिंग अप ऑल द रिलेशंस और टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। तो हमारा ये है, इस तो हम क्या कर देंगे, ये आपका एक के लिए था और ये सब के लिए लागू होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे 1 to n तक कर देंगे। समेशन आई की वैल्यू क्या 1 to n हो गया। ये सी आई हमने मान लिया टोटल है ए डी आर। समेशन आई की वैल्यू 1 to n, ये आपका करल क्रॉस ए एंड डी एस आई होगा। ठीक है, डी एस आई का मतलब क्या है हमारा, वो तो आपका एक एलिमेंट का था। डी एस आई मतलब कि आई की वैल्यू 1 to n तक का, तो आपका टोटल का आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इट कैन बी शोन ईजिली दैट all the line integrals within the interior of the surface cancel each other। तो हमारा क्या बता रहा है, जो आपका लाइन इंटीग्रल है ना इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर ऑफ द सरफेस के अंदर क्या कर दे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। क्यों कर देंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लाइन इंटीग्रल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो आपके लाइन इंटीग्रल है ना अपोजिट डायरेक्शन में है अलॉन्ग द कॉमन साइड ऑफ एडजेसेंट एरिया, इसलिए वो कैंसिल कर देंगे। देयरफॉर वी लेफ्ट with only those line integral will fall on the boundary C। तो हमारे क्या बचेंगे, ओनली वो लाइन इंटीग्रल बचेंगे जो आपके बाउंड्री सी के ऊपर आपके टकरा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दिस सिंपली बिकम लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड द लूप सी बाउंडिंग द सरफेस एस। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली लाइन इंटीग्रल बन जाएगा ये आपका। ठीक है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बताई थी, तो लेफ्ट हैंड तो आपकी यही हुई। तो ये आपका सिंपली क्या बनेगा, आपका लाइन इंटीग्रल बन गया। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर से एक बार, क्या बताया इसने, जो आपके इंटीरियर और सरफेस के अंदर आपके लाइन इंटीग्रल है ना सभी, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका लाइन इंटीग्रल है ना अपोजिट डायरेक्शन में है कॉमन साइड के अलोंग। ठीक है, इसलिए वो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बताया इसने, जो आपके लाइन इंटीग्रल है ना इंटीरियर और सरफेस के अंदर, वो कर देंगे कैंसिल एक दूसरे को। और क्यों कर देंगे, क्योंकि जो आपके लाइन इंटीग्रल है ना अपोजिट डायरेक्शन में है अलोंग दी कॉमन साइड ऑफ एडजेसेंट एरिया के। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास ओनली वो लाइन इंटीग्रल बचेंगे जो आपके बाउंड्री सी के ऊपर टकरा रहे हैं। ठीक है, और सभी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो सिंपली क्या हो जाएगी, लाइन इंटीग्रल बन जाएगी आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड ये थी ना, तो सिंपली आपकी क्या होगी, लाइन इंटीग्रल बन गई लूप सी के लॉन्ग और सरफेस एस के लॉन्ग। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद कर दिया हमने जो हमारा राइट हैंड साइड है, तो उसका कर दिया हमने समेशन कर दिया राइट हैंड साइड का, इसका कर लिया वो तो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रेड्यूस करेंगे सरफेस इंटीग्रल में। और कैसे करेंगे, हमारी n की वैल्यू हम इन्फिनिटी कर दें और DSI कर दें 0 कर दें। ठीक है, तो क्या बताया इसने, मतलब n हमने इन्फिनिटी कर दिया तो आपका DSI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बट सरफेस एरिया रिमेन कांस्टेंट, लेकिन आपका सरफेस एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो इसमें हमने क्या कर दिया, n की वैल्यू इन्फिनिटी तक कर दी, तो आपका DSI क्या होगा, 0 हो गया। i की वैल्यू 1 to n है, ये आपका एज इट इज़ हो गया। तो ये आपका क्या होगा, सिंपली ये आपका सरफेस इंटीग्रल में आपका चेंज हो गया। जब आप लिमिट पुट करते हो ना n की वैल्यू इन्फिनिटी और DSI की वैल्यू 0, तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका सरफेस इंटीग्रल में आपका चेंज हो जाता है। तो हो गया ये आपका, और DSI क्या होगा, सरफेस एरिया होगा सिंपली। ठीक है, और ये आपके डॉट प्रोडक्ट और इसके साथ हमने क्या लिख दिया, n कैप लिख दिया।
एन आपका क्या यूनिट वेक्टर जो आपके डायरेक्शन बताता है। तो इस और इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, तो जो आपका ये था ना, ये मतलब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, हमारा ये आ गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो आपका लाइन इंटीग्रल था ना वो आपका क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल में आपका चेंज हो गया। ठीक है ना, तो इसने क्या बताया आपका, देखो ये था, इसको हमने सोल्व करके आपका आ गया थी, ये आ गया था। ठीक है, इसकी जगह आपने पुट कर दिया और इसकी जगह आप लिमिट पुट करके हमारा क्या गया, ये आ गया। तो इसके इक्वल टू में आपका ये आ गया। तो ये आपका क्या आएगा, स्टोक थ्योरम हो गई। ठीक है ना, स्टोक थ्योरम फॉर द गिवन सरफेस आपका प्रूव हो गया। इसके बाद इसने क्या बताया है, इट इज़ वर्थ वाइल टू मैंशन एयर द स्टोक थ्योरम शोज रिसेंबल विद द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसने क्या बताया, आपके स्टोक थ्योरम है ना, डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या करती है, रिसेंबल्स करती है, मतलब मैच करती है। ठीक है, क्यों करती है, दिस थ्योरम एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। तो क्या बताया इसने, जो आपके स्टोक थ्योरम होती है किसके बीच में रिलेशन बताती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड और सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ द वेक्टर के बीच में। जो आपके स्टोक थ्योरम है वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल और किसी कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताती है, जबकि आपके डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के बीच में बताती है रिलेशन। ठीक है ना, तो ये हमने बता दिया था आपको कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताती है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन बताती है। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा, अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, स्टोक थ्योरम डील विद द सरफेस एंड द कर्व और लूप दैट बाउंड इज सरफेस वेयर द डाइवर्जेंस थ्योरम डील विद द वॉल्यूम एंड सरफेस। क्या बताया इसने, आपकी स्टोक थ्योरम क्या करती है, किससे डील करती है, सरफेस से करती है और उसके कर्व से करती है या लूप से करती है, जबकि आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम किससे करती है, वॉल्यूम और सरफेस से करती है। तो ये आप रहने देना आपका ये। ठीक है, स्टोक थ्योरम क्या रिसेंबल करती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड और किसके बीच रिलेशन बताती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड के बीच में। और आपके डाइवर्जेंस थ्योरम किस में बताती है, आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम हो गई। तो आपका एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो आपकी स्टोक थ्योरम क्या होती है, ये आपका रिलेशनशिप बताती है लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड के बीच में और सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड के बीच में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल को क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल में आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट ही हो गई, जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है ना वेक्टर फील्ड का किसी भी क्लोज लूप में, वो किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट थी, ये आपका मैथमेटिकल है। इसका प्रूफ हमने क्या कर दिया, इसके लिए हमने क्या कर लिया, ओपन सरफेस मान लिया किसी भी क्लोज लूप के अंदर और उसका पाथ हमारे पास क्या सी है और हमने कर दिया वेक्टर फील्ड ए में टेक दिया। तो इस सरफेस को हमने बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया और उनका सरफेस क्या होगा, DS1 DS2 DS3 अप टू DSN हो जाएगा। ठीक है, और कर्व इसके क्या हो जाएंगे, C1 C2 अप टू CN हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने मान लिया एक एलिमेंट मान लिया, एलिमेंट हमारा क्या होगा, ith एलिमेंट मान लिया, उसकी कर्व बाउंड्री हमारे पास क्या CI है और वेक्टर एरिया हमारे पास क्या हो गया, n कैप DSI हो गया। n कैप क्या यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू DSI हो गया। इसके बाद देखो हमने क्या मान लिया, कर्ल ऑफ ए वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन दिस वेक्टर। जो आपका कर्ल है ना किसी वेक्टर का, वो आपका किसके इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया टेकन अलोंग द बाउंड्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसने यही बताया है। तो अपना आपका क्या हो गया, यहाँ से पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड है, ये आपका क्या है, वेक्टर फील्ड ए का लाइन इंटीग्रल है, वो आपका किसके इक्वल होगा, कहाँ पर क्या हो गया, किसके इक्वल होगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ नोरल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ए एंड एलिमेंटल एरिया के। जो आपका लाइन इंटीग्रल है ना वेक्टर फील्ड ए का, किसके इक्वल होगा, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा, कर्ल ए का और आपका DS आपका क्या एलिमेंटल एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो कर्ल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए हो गया डॉट एंड कैप DS हो गया। ठीक है, इसको कर्ल को हमने लिख दिया और आपका एजिटीज हो गया, इतना हो गया। इसके बाद देखो आपका ये क्या शो करता है, सिंपल
ये आपका सिंबल शो करता है कि लाइन इंटीग्रल आपका क्या है, क्लोज लूप में है, क्लोज बाउंड्री में। ठीक है, हो गया ना। इसके बाद क्या आपका दिस सेम रिलेशन होल्ड फॉर सच एलिमेंटल एरिया इन द कंसिडरेशन। तो आपका ये क्या हर एरिया के लिए लागू होगा ये रिलेशन। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर दिया, वो आपका एक एलिमेंट के लिए था, आपने सभी के लिए करना, तो आप क्या कर देंगे, समेशन टेक देंगे दोनों साइड। तो समेशन टेक दिया, आई की वैल्यू क्या 1 to n हो गई। सी आई आपका क्या होगा, कंप्लीट उसका क्लोज लूप का हो गया। इसी तरह इस साइड लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या बताया है, आपके सभी लाइन इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल और सरफेस के अंदर क्या कर देंगे, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे कैंसिल, क्योंकि जो आपके लाइन इंटीग्रल है ना अपोजिट डायरेक्शन में है अलोंग दी कॉमन साइड ऑफ एडजेसेंट एरिया, इसलिए वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, और हमारे पास ओनली वो लाइन इंटीग्रल बचेंगे जो आपका बाउंड्री सी के ऊपर टकरा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है ना इस इक्वेशन में, ये आपका क्या हो जाएगी, सिंपली क्या बन जाएगी, लाइन इंटीग्रल बन जाएगी एक ही अराउंड लूप सी बाउंडिंग सरफेस है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो आपकी क्या हो जाएगी, ओनली लाइन इंटीग्रल में बन जाएगी। ठीक है, होगा नहीं क्लियर। तो इसमें आप इसने क्या बताया, जो आपके ऑल इंटीग्रल है ना, ऑल द लाइन इंटीग्रल सरफेस के अंदर, वो आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और ओनली वो लाइन इंटीग्रल बचेंगे जो आपके कर्व सी के ऊपर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो आपका ये क्या बन जाएगी, ओनली लाइन इंटीग्रल बन जाएगी। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, लाइन इंटीग्रल बन गई, सिंपल। इसके बाद देखो इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, आपकी ये इक्वेशन है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, जो समेशन है ना, समेशन ऑन राइट हैंड साइड, तो क्या करेंगे, इसको सरफेस इंटीग्रल में आप चेंज करेंगे। तो इसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे लिमिट है, और डी एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो आपका डी एस आई क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका ये था ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सरफेस एरिया मतलब सरफेस इंटीग्रल में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सरफेस इंटीग्रल में हो गया डेल क्रॉस ए डी एस आई हो गया। इसके बाद देखो डॉट डी एस है, तो इसके साथ आपका एन कैपिटल है क्योंकि आपकी डायरेक्शन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी ये इक्वेशन आपकी इसके इक्वल आ गई, ये आपके इसके इक्वल आ गई, दोनों हमने पुट कर दिया, आपका ये हो गया। तो ये इससे हम क्या कह सकते हैं कि आपका लाइन इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया। तो ये आपकी स्टोक थ्योरम थी, और स्टोक थ्योरम और गॉस डायरेक्शन थ्योरम में आपका क्या रिलेशन आया, थोड़ा क्यों, क्योंकि आपकी गॉस डायरेक्शन थ्योरम में हम क्या करते हैं, आपका सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में आपका रिलेशन होता है, और स्टोक थ्योरम में क्या होता है, सरफेस लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन होता है। तो ये आपकी थोड़ी रिलेट कर देंगे दूसरे से। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो कंप्लीट। इसके बाद थोड़ा ये दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, तो वेक्टर फील्ड का क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है ना, तो वेक्टर फील्ड को आप कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल से आप कर सकते हैं क्लासीफाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे दी इसने, 3 प्रकार के दे दिए। तो पहला था क्या है, सोलेनोइडल है और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। तो सोलेनोइडल में आपका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा डेल का और ए का क्या होगा, 0 होगा। इरोटेशनल में आपका क्या होगा, डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नॉन सोलेनोइडल में आपका क्या होगा, डेल डॉट ए आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ई रोटेशनल में हमने पढ़ा है डेल क्रॉस ए आपका 0 होगा। सोलेनोइडल में आपका क्या होगा, डेल डॉट ए आपका 0 हो गया, और रोटेशनल में आपका क्या होता है, डेल क्रॉस ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, तो ये आपके पढ़ लिया हमने ये। और इसके बाद एक और आपका चौथा और है, तो आपका देखो नॉन सोलेनोइडल में आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट डेल डॉट ए आपका क्या नॉट इक्वल टू 0 है, और रोटेशन में आपका क्या है, वेक्टर फील्ड में डेल क्रॉस ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हो गया। आपके सोलेनोइडल में क्या होता है, आपका डेल डॉट ए 0 होता है, और ई रोटेशन में आपका क्या होता है, डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 होता है। नॉन सोलेनोइडल में आपका क्या हो गया, डेल डॉट ए नॉट इक्वल टू 0, और ई रोटेशन आपका ये हो गया, सोलेनोइडल में आपका 0 का इक्वल होता है, और रोटेशन में आपका नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है,
नॉन सोलेनोइडल में आपका ये लिख दिया नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये आपका डेल क्रॉस ए नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो आपकी ये हो गई। तो नीचे भी इसने ही बता रखा है, ठीक है ना। तो साथ साथ इसके एग्जाम्पल हैं। तो सोलेनोइडल आपका, तो इसमें आपका क्या होता है, सोलेनोइडल और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो इसमें वेक्टर फील्ड मान लिया, ए मान लिया। तो इसमें आपका डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है, बोथ जीरो होते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या फील्ड हो गया, सोलेनोइडल और इरोटेशनल हो गया। तो ये इसके शॉर्टकट हैं। तो इसमें क्या होगा, डाइवर्जेंस और कर्ल आपके दोनों जीरो हैं, तो आपका क्या होगा, सोलेनोइडल और इरोटेशनल हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इन ए चार्ज फ्री रीजन, और क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है फ्री स्पेस में, या लीनियर मोशन है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और आपका लीनियर मोशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, नॉन सोलेनोइडल और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड में आपका क्या होता है, तो हमने मान लिया हमारा वेक्टर फील्ड ए है, तो उसमें आपका क्या होगा, डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और आपका कर्ल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वो फील्ड आपका क्या होगा, सोलेनोइडल होगा और इरोटेशनल होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया चार्ज मीडियम में, वो आपका क्या था, फ्री रीजन में था। ठीक है, और लीनियर मोशन होगा कंप्रेसिबल फ्लूइड में। ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में सॉरी। इसके बाद देखो सोलेनोइडल और रोटेशनल वेक्टर फील्ड, तो इसमें आपका क्या, डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका कर्ल नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और वो फील्ड आपका क्या होगा, सोलेनोइडल और इरोटेशनल होगा। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या, रोटेशनल मोशन है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। ठीक है ना। इसके बाद क्या, नॉन सोलेनोइडल और रोटेशनल, तो इसमें आपका डाइवर्जेंस और कर्ल आपके दोनों नॉन जीरो होंगे, तो आपका वो फील्ड क्या हो जाएगा, नॉन सोलेनोइडल और रोटेशनल होगा। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या, रोटेशनल मोशन और कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके पास पूछ लें क्या पता। ठीक है, तो ये भी आप कर लेना, आप बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों आप क्या होगी ये यूनिट कंप्लीट, तो मिलते हैं आपसे, सॉरी कंप्लीट तो नहीं, तो आपका ये टॉपिक होगा कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।